एक लंबे समय से हमारे देश का किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करता रहा है। और अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत ना करने और उनकी शिकायतों का समाधान ना करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की गई है। और न्यायालय ने केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए विधिक गारंटी की मांग वाली नई याचिका पर जवाब देते हुए किसानों की मांग पर विचार करने का आग्रह किया। यह घटनाक्रम पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान समूह द्वारा लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। और भी आपने देखा है कि लंबे समय से वो भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। तो एमएसपी गारंटी से संबंधित याचिका क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का क्या कारण है, उन्हें भी देखेंगे। अब देखिए, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, लेकिन कहाँ हुई। और हमारे देश में सच में किसानों की हालत बुरी है। आए दिन आप लोग आत्महत्या के मामले सुनते रहते होंगे। और एमएसपी के वैधता के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और देश भर में एमएसपी को वैध बनाने के विकल्प क्या हो सकते हैं, उसे भी जानेंगे। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहने का मतलब है कि हमारी फसल के कम से कम इतने दाम तो मिलेंगे, ये बात हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी जान लीजिए आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एमएसपी गारंटी से संबंधित याचिका क्या है? इसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए वादों के आधार पर फसलों पर एमएसपी हेतु विधिक गारंटी की मांग की गई है। यह इस याचिका में मांग की गई है कि कृषि उत्पादकों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करने के क्रम में एमएसपी को विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रत्यक्ष आदेश जारी न करते हुए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का उपयोग करने का सुझाव दिया तथा इस संदर्भ में केंद्र से तुरंत जवाबदेही देने को कहा है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी से चल रहे विरोध आंदोलन प्रदर्शनों को विधिक बल मिलने के साथ अधिक व्यवस्थित तथा विधिक समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश भी डाला है। भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का क्या कारण है? किसानों के विरोध प्रदर्शन का कारण, यह विरोध प्रदर्शन भारत के वर्ष 1991 की आर्थिक उदारीकरण से संबंधित लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से प्रेरित है, जिसमें कृषि की तुलना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई और इससे ग्रामीण क्षेत्रों जहां किसान कम फसल लाभ एवं बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं में संकट बढ़ रहा है। और यह भी सरकार कई फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन सीमित है और इसके तहत खरीद ज्यादातर चावल और गेहूं की जाती है। और कितने किसान हैं कि जो अपने आप देखते हैं कि फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। बहुत सारी परेशानियां उसमें रहती हैं। एक तो सरकारी दुकान तक ले जाइए, फिर वो पैसा जो एमएसपी का होता है वो बहुत लेट मिलता है। किसान विशेषकर गैर प्रमुख फसल क्षेत्रों के संदर्भ में अक्सर उत्पादन लागत से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं। एक विश्व व्यापार संगठन के समझौते, जिन्हें पर्याय मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाले समझौतों के रूप में देखा जाता है, और व्यापार प्रतिबंध लगाने या फिर किसानों को सब्सिडी प्रदान करने की भारत की क्षमता को सीमित करते हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार इसमें किसानों के लिए खरीद नीतियां और सब्सिडी को नियंत्रित करने की भारत की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। किसानों की प्रमुख मांगे। प्राथमिक मांग एक ऐसे कानून की है जो सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देता है। यह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें C2+50 फार्मूले का उपयोग करते हुए उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जिन की सिफारिश की गई है। व्यापार लागत C2 में सभी भुगतान किए गए व्यय, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, किराया तथा स्वामित्व वाली भूमि और स्थायी भूमि पर छोड़ा गया ब्याज भी शामिल होता है। जबकि एमएसपी वर्तमान में A2+FL से 50% की अधिक निर्धारित करती है, और जिसमें भुगतान किए गए व्यय या और अब अवैतनिक परिश्रमिक शामिल हैं। अन्य प्रमुख मांगे। किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी की भी बात होती रहती। किसानों के लिए मुआवजा और पेंशन, विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन या कृषि संकट से प्रभावित किसानों के लिए। कृषि श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य स्थितियां और मजदूरी के भूमि और जल पर स्वदेशी लोगों के अधिकार का संरक्षण। सरकार का दृष्टिकोण। केंद्र सरकार ने बार बार कहा है कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देना अव्यवहारिक होगा, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक चुनौतियों और खरीद की उच्च लागत शामिल है। सरकार ऐसी नीति के आर्थिक प्रभाव को लेकर भी चिंतित है, जिससे खाद्य, मुद्रास्फीति और बजटीय बाधाएं होती है।
अब आप देखिए एमएसपी को जो वैधता के पक्ष में है वो क्या तर्क देते हैं, जो इसका विरोध करते हैं वो क्या तर्क देते हैं, उनके अपने तर्क हैं। तो एमएसपी के वैधता के पक्ष में क्या कहा जाता है, किसानों की परेशानी का समाधान। एमएसपी को वैध बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य मिले, बाजार में उतार चढ़ाव से होने वाले कम लाभ की समस्या दूर होगी, उत्पादन लागत को कम करके और किसानों के लिए उचित लाभ की गारंटी देकर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 15% नीचे गिर गया है तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद किसानों की आय में न्यूनतम वृद्धि हुई है। एमएसपी को वैधानिक बनाने से उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि विकास को समर्थन देकर इस अंतर को कम किया जा सकता है। और जब एमएसपी पर कानूनी गारंटी आ जाएगी तो कोई अगर जो सरकार तय कर रही है ना फसल के दाम, उससे कम में खरीदेगा कोई बिचौलिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। औपचारिक बाजार को बढ़ावा। एमएसपी को वैध बनाने से औपचारिक बाजार लेन देन को बढ़ावा मिलेगा, अनौपचारिक बाजारों पर निर्भरता कम होगी तथा डिजिटल कृषि के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य के साथ तालमेल हो सकेगा। स्थिर बाजार मूल्य। एमएसपी को वैध बनाने से कृषि बाजार में मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है और जिससे कृषि आर उपभोक्ता मूल्य दोनों स्थिर हो सकते हैं। लागत गणना विधियां। लागत गणना की वर्तमान विधियां प्रायः कृषि की वास्तविक लागत को दर्शाने में विफल रहती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें किसानों के व्यय से भी कम हो जाती हैं। अधिक सटीक मूल्य निर्धारण मॉडल जैसे C2+50 पद्धति कृषि मूल्यों को अन्य क्षेत्रों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित कर सकती है। कृषि निवेश। एमएसपी को वैध बनाने से किसानों को पूर्वानुमानित आय प्राप्त होगी और कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और तथा सतत पद्धतियों और हरित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार होगा। अब जो लोग विरोध में है एमएसपी के वैधता के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। तार्किक चुनौतियां। देश भर में सभी फसलों पर एमएसपी लागू करना अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण कठिन है, जैसे कि मंडी प्रणाली जो कि कई राज्यों में क्रियाशील नहीं है। सरकार के लिए उच्च लागत। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी और जिससे बजटीय बाधाएं और संभावित आर्थिक तनाव बढ़ेगा। खाद्य मुद्रास्फीति। एमएसपी के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं और जिससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे और विशेषकर यदि सरकार को सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए बाध्य किया जाए। बाजार में बाधाएं। तो एमएसपी का सांविधिकरण कृषि बाजारों में आपूर्ति और मांग की वर्तमान गतिशीलता को बाधित कर सकता है, जिससे अकुशलता उत्पन्न हो सकती है। विश्व व्यापार संगठन की बाधाएं। विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते सरकार की सब्सिडी प्रदान करने तथा या फिर कृषि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता को सीमित करते हैं और जिससे एमएसपी के सांविधिकीकरण की प्रभावशीलता कमजोर हो सकती है। अब देश भर में एमएसपी को वैध बनाने के विकल्प क्या हो सकते हैं, ये भी देख लीजिए। लक्षित दृष्टिकोण। फसलों के एक छोटे प्रतिशत के लिए एमएसपी के संविधिकरण से खरीद प्रणाली को प्रभावित किए बिना कीमतों को स्थिर किया जा सकता है। इसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जो एमएसपी और मूल्य न्यूनता भुगतान के माध्यम से किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने खरीद प्रणालियों का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। क्षेत्रीय कृषि चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी को वैध बनाने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य विशिष्ट कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है। सहकारिता की भूमिका। तो इसमें आप देखेंगे कि एक विकल्प के रूप में सहकारी समितियों और एफपीओ को बढ़ावा देना जो दूध उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों में सफल रहे हैं। सहायक बुनियादी ढांचा। सहकारी समितियों और एफपीओ के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा, आधुनिक भंडारण सुविधाओं एवं बेहतर बुनियादी ढांचे आवश्यक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर तथा फसल उपरांत होने वाले नुकसान को कम करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अनुबंध खेती। किसानों और निगमों या फिर सरकारी समितियों के बीच अनुबंध को प्रोत्साहित करना, जहां किसान अपनी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे पहलों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं या फिर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए फसल बीमा का विस्तार और सुधार करना। विविधीकरण। किसानों को अपनी फसलों और आय स्रोत में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना और जिससे कुछ फसलों पर उनकी निर्भरता कम हो सके और जिससे बाजार में अस्थिरता आती हो। क्या अस्थिरता आती हो। चलिए, अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।